हाय फ्रेंड, वेलकम टू पीएलसी। आज के इस वीडियो में हम लोग स्ट्रक्चर टॉपिक को कवर करेंगे। सी लैंग्वेज में स्ट्रक्चर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये इतना इम्पोर्टेंट इसीलिए हो जाता है क्योंकि जब आप डाटा स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो वहाँ पे देखेंगे स्ट्रक्चर का बहुत ही ज़्यादा यूज किया जाता है। स्ट्रक्चर हुआ, एरे हुआ, पॉइंटर हुआ, इसका कंसेप्ट डाटा स्ट्रक्चर में बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है। अगर इन तीनों में से देखा जाएगा तो सबसे ज़्यादा स्ट्रक्चर का ही कंसेप्ट यूज होता है। और एक तरह से देखा जाए तो जो भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है जैसे कि सी प्लस प्लस हो गया, जावा हो गया, तो उसका अगर कंसेप्ट समझना है तो उसका कंसेप्ट का रूट मतलब जड़ कहीं ना कहीं इस स्ट्रक्चर से जुड़ा है। हम बोल सकते हैं कि स्ट्रक्चर से ही ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का शुरुआत हुआ। भले ही सी में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का कहीं से कोई कंसेप्ट नहीं है, लेकिन स्ट्रक्चर को ही और मॉडिफाई करके हम क्लास एंड ऑब्जेक्ट पढ़ते हैं सी प्लस प्लस में। तो अगर आपका स्ट्रक्चर का कंसेप्ट क्लियर हो जाता है तो सी प्लस प्लस का क्लास एंड ऑब्जेक्ट का कंसेप्ट समझने में ज़रा सा भी टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको देखेंगे। हालांकि जो भी यहाँ पे 2 लाइन 4 लाइन का डिफिनेशन है, इन सब चीज़ों को हम पढ़ ले, आपको समझा भी दे, तो हमें ऐसा लगता है कि आपको समझ में नहीं आएगा उतना। तो हम क्या करते हैं, पहले कुछ सिचुएशन को समझते हैं, उस सिचुएशन को कैसे हम डील करते हैं, तो उसे हम जब समझेंगे तो उन चीज़ों को समझते समझते हमें स्ट्रक्चर का कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। तो चलिए हम लोग पहले उसे देखते हैं। तो हम लोगों ने शुरू में ही पढ़ा वेरिएबल बनाना। तो हम लोग वेरिएबल जब बनाते हैं, जैसे कि यहाँ पे हमने लिखा इंट ए। इंट ए ये क्या हुआ, एक वेरिएबल बना। तो ए नाम का एक वेरिएबल बना। ओके, अब ये मेमोरी में जो वेरिएबल बना है इसमें किस तरह का डाटा स्टोर होगा, ये कौन डिसाइड कर रहा है? ये इस वेरिएबल नाम के पहले एक डाटा टाइप लगा है और ये डाटा टाइप ही तय कर रहा है कि इसमें किस तरह का डाटा स्टोर करना है। तो इंट लगा हुआ है तो इसका मतलब इसमें इंटीजर डाटा ही हमें स्टोर करना होगा, चाहे वो 10 हो या 100 हो या कुछ भी हो। ठीक है, एक और वेरिएबल बनाते हैं। यहाँ पे हमने बनाया फ्लोट, एक फ्लोट बनाया वेरिएबल एफ, एफ नाम से। अब ये एक वेरिएबल बन गया मेमोरी में एफ नाम से, और ये इसमें किस तरह का डाटा स्टोर होगा ये बता रहा है, ये डाटा टाइप बता रहा है। तो फ्लोट का मतलब पॉइंट में ही होना चाहिए कोई भी वैल्यू। ठीक है, तो हालांकि इस डाटा टाइप से ही तय होता है कि ये मेमोरी में कितना स्पेस लेगा और किस तरह का डाटा स्टोर होगा। जैसे कि इंटीजर 2 बाइट लेता है जनरली, ठीक है, फ्लोट 4 बाइट लेता है। ठीक है, तो ये सब कौन तय कर रहा है? डाटा टाइप। उसी तरह से कैर, एक कैर डाटा टाइप है। अगर सी एच नाम का अगर वेरिएबल बनाते हैं तो ये सी एच नाम का वेरिएबल किस तरह का डाटा को स्टोर करेगा? कैरेक्टर। तो कोई एक कैरेक्टर, जैसे कि @ सिंबल ही आप रख लीजिए, तो ये एक कैरेक्टर है, सिंगल कोट में डालना होगा। ये कितना बाइट लेगा? 1 बाइट लेगा। तो ये सब कौन तय कर रहा है? डाटा टाइप। तो ये जो डाटा टाइप है इंट, फ्लोट, कैर, ये डाटा टाइप बना बनाया हमको सी में मिल जाता है। बस हम इसका यूज करते हैं वेरिएबल बनाने के लिए। तो हमको पता होता है कि इसका यूज करके वेरिएबल जो बनाएंगे इसका क्षमता क्या होगा, ये ऑलरेडी डिफाइन कर दिया गया है। मतलब ऑलरेडी इसको पहले से बनाकर दे दिया गया है, हम इसमें कहीं से कुछ छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं। अब हम लोग थोड़ा सा एरे का कंसेप्ट समझते हैं। देखिए एरे में क्या होता है, जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा इंट ए, तो ये तो हमको पता है कि एक ही डाटा स्टोर करेगा। तो हमें एक से ज़्यादा डाटा स्टोर करना होता है तो हम क्या करते हैं, एक एरे बना लेते हैं। जैसे कि F4 यहाँ पे लिखते हैं तो ये क्या हो गया, 4 लेंथ का एक क्या बन गया, एरे बन तो गया। इसका नाम ए तो है, लेकिन अब इसमें जो डाटा हम रखते हैं
तो ये डाटा किस टाइप का रखते हैं? तो इंटीजर टाइप का ही रखते हैं, मतलब जो भी रखना है तो इसमें भी नंबर रहेगा, इसमें भी नंबर रहेगा, इसमें भी नंबर रहेगा, इसमें भी नंबर रहेगा। ओके? अब हम चाहते हैं ऐसा, अगर हमको मन कर दे कि नहीं, हम कुछ खास तरह का ही वेरिएबल बनाना चाहते हैं, जैसे कि इसमें हम नंबर रखें और इसमें हम कैरेक्टर रखें और इसमें हम हो सकता है फ्लोट नंबर रखें। बात समझ रहे हैं? मतलब इसमें हो सकता है इंटीजर नंबर रखें, इसमें कैरेक्टर रखें और इसमें फ्लोट नंबर रखें, ठीक है? और इस वेरिएबल का कुछ नाम हो, अब बी हो या सी हो, कुछ भी नाम हो। तो अब थोड़ा-सा ये समझिए, ये कहीं न कहीं से कुछ एडवांस कांसेप्ट हो गया ना, कि एक वेरिएबल जिसके पास अलग-अलग टाइप के डाटा को स्टोर करने का क्षमता हो, तो इस तरह का अगर कुछ नया करना हो, तो क्या हम कर सकते हैं? हाँ, इस तरह का कुछ नया अगर करना हो, तो हम कर सकते हैं, मतलब कि एक ऐसा वेरिएबल बनाना हो, जिसका डाटा टाइप इंट, फ्लोट इस तरह से नहीं हो, कुछ नया डाटा टाइप हो। तो क्या हम नया डाटा टाइप बना सकते हैं? तो हाँ, हम बना सकते हैं। यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप बोला जाता है, इस तरह से अगर कोई डाटा टाइप बनाते हैं तो। हाँ, तो क्या नया डाटा टाइप हम बनाते हैं, तो उसमें किस तरह का डाटा स्टोर कर रहे हैं? तो कहीं न कहीं हम लोग बेसिक टाइप का ही डाटा ना स्टोर कर रहे हैं, इंट, चार, फ्लोट। तो नया जो भी डाटा टाइप हम बनाते हैं, तो इन्हीं बेसिक डाटा टाइप का वो एक तरह से कलेक्शन होता है। लेकिन वो कलेक्शन हम अपने ज़रूरत के अनुसार सेट करते हैं, कि हमको 2 इंटीजर टाइप डाटा स्टोर करना है, 1 फ्लोट टाइप डाटा स्टोर करना है, 1 कैरेक्टर टाइप स्टोर करना है, 1 स्ट्रिंग टाइप स्टोर करना है। तो चलो इतने को एक एक बास्केट में रख के हम उसको एक अलग नाम दे देते हैं। देखते हैं, जैसे कि आप लोग थोड़ा-सा इमेजिन कीजिए, आप लोग देखते हैं मार्केट वगैरह में, एक शॉप है, एक दुकानदार है। मान लीजिए कि इस तरह से एक बॉक्स रहता है, उसमें कैडबरी का बहुत सारा चॉकलेट रखे रहता है। ₹5 से लेकर 50-60 रुपए तक का चॉकलेट रखे रहता है, ₹100 तक का चॉकलेट रखे रहता है। एक समय आता है जब थोड़ा-सा गिफ्ट-विफ्ट का टाइम आता है, दिवाली-विवाली के समय, तो ये एक छोटा-छोटा बास्केट वो कहीं से अरेंज करता है, उसमें ₹5 का भी चॉकलेट, ₹10 का भी चॉकलेट, ₹40 का भी चॉकलेट, सब रख के एक अपना वो प्रोडक्ट तैयार कर लेता है। मतलब ये था, वो बेसिक था, जो कंपनी बना कर दिया। ये अपने ज़रूरत के अनुसार अब इसका नाम कोई भी गिफ्ट रख देगा और फिर इसको अलग रेट पे बेचेगा। तो इस त यहाँ पे क्या किया, वो कस्टमाइज़ कर लिया। तो इसी तरह से आप भी कस्टमाइज़ करके अपने अनुसार कुछ नया डाटा टाइप बना सकते हैं। तो वो नया डाटा टाइप किसके यूज़ से बनता है? वो स्ट्रक्चर के यूज़ से बनता है। तो चलिए अब हम लोग स्ट्रक्चर को समझते हैं। ठीक है? तो डेफिनेशन पढ़ते हैं क्या कह रहा है। Structure is a user-defined data type in C language which allows us to combine data of different types together. Structure एक user-defined data type होता है और ये हमें allow करता है कि different type के डाटा को आप together मतलब साथ में ही combine कर सकते हैं। ठीक है? Structure helps to construct a complex data type which is more practical and useful. ये आपको एक तरह से हेल्प करता है कि आप कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं कॉम्प्लेक्स डाटा टाइप, मतलब अपने अनुसार जैसे आपको लगे। थोड़ा सा जटिल भी डाटा टाइप अगर बनाना है तो उसको भी आप कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, जो मोर प्रैक्टिकल एंड यूजफुल होता है, जो रियल लाइफ जो भी ऑब्जेक्ट होता है उसके डिटेल को स्टोर करने में वो काफ़ी सहायक होता है। प्रैक्टिकल का मतलब कि हम लोग का जो आम ज़िंदगी है, इसके अनुसार वो फिट बैठता है। ठीक है? तो चलिए इस चीज़ को हम लोग करके देखेंगे। हो सकता है इस वीडियो में ना करके देखें, अगले वीडियो में कोडिंग करके उसे ज़रूर देखेंगे। ठीक है? कैसे हम लोग एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, एक स्ट्रक्चर बेस्ड कोई प्रोग्राम को कैसे बनाते हैं। तो चलिए स्ट्रक्चर का डेफिनेशन तो आपने समझ लिया। अब स्ट्रक्चर डिफाइन करना हो, मतलब बनाना हो, तो कैसे बनाएंगे? डिफाइनिंग ए स्ट्रक्चर। स्ट्रक्ट कीवर्ड इज यूज्ड टू डिफाइन ए स्ट्रक्चर। स्ट्रक्ट कीवर्ड है, ठीक है ना? स्ट्रक्ट एक कीवर्ड है, इसी का यूज करके हम लोग एक स्ट्रक्चर बनाते हैं। Struct define a new data type which is a collection of basic data type। देखिए नया डाटा टाइप तो बनाता है स्ट्रक्ट, लेकिन ये कलेक्शन ऑफ बेसिक डाटा टाइप ही होता है, मतलब इंट, कैर, फ्लोट, लॉन्ग, जो भी बेसिक डाटा टाइप होता है
उसी में से मिला-जुला के हम लोग अपनी ज़रूरत के अनुसार से तैयार कर लेते हैं। सिंटैक्स क्या है बनाने का? स्ट्रक्ट कीवर्ड लिखना होता है और स्ट्रक्चर का नाम देना होता है, ठीक है? और यहाँ पे मेंबर वेरिएबल मतलब आपको जैसे कि एक तैयार करना है बास्केट बास्केट कह रहे हैं मतलब कि एक ऐसा बॉक्स तैयार करना है जिसमें इसमें इंटीजर डाटा रखना है, इसमें कैरेक्टर डाटा रखना है, इसमें फ्लोट डाटा रखना है, फिर इसमें आपको इंटीजर डाटा रखना है। तो इसका मतलब 2 वेरिएबल आप बनाइए इंटीजर टाइप, एक वेरिएबल बनाइए कैरेक्टर टाइप, एक वेरिएबल बनाइए फ्लोट टाइप और फिर इसको बंद कर दीजिए। ठीक है? तो यहाँ पे इन सबको मेंबर वेरिएबल बोला जाता है। ठीक है? तो ये रहा स्ट्रक्चर का सिंटैक्स। एग्जांपल से समझ जाइएगा। चलिए एग्जांपल देखते हैं। तो आइए एग्जांपल समझते हैं, ठीक है? तो अभी हमने जो भी डेफिनेशन पढ़ा है स्ट्रक्चर का, वहाँ पे ये बताया गया था कि स्ट्रक्चर का यूज़ करके आप क्या कर सकते हैं, कुछ प्रैक्टिकल कॉम्प्लेक्स डाटा टाइप बना सकते हैं जो प्रैक्टिकल और यूज़फुल होता है। तो जैसे कि एक बुक का अब जैसे कि ऐसे समझिए कि एक बुक का डिटेल आपको स्टोर करना है। तो अगर बुक का डिटेल स्टोर करना है तो एक ऐसा वेरिएबल रहे जिसमें हम क्या करें, बुक का नाम स्टोर कर रहे हैं, बुक का जो प्राइस है उसको स्टोर कर ले और बुक का जो कितना पेज है बुक में उसको भी स्टोर कर ले। तो इस तरह का हमको एक बॉक्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो इस तरह का बॉक्स तैयार करें मतलब इस तरह का वेरिएबल तैयार करने के लिए हमको इस तरह से स्ट्रक्चर बनाना होगा, ठीक है? तो इतना ध्यान रखिएगा जब हम लोग स्ट्रक्चर बनाते हैं तो वहाँ पे बस हम लोग एक तरह से क्या बना रहे हैं, एक तरह से आप बोल सकते हैं कि खाका तैयार कर रहे हैं, ब्लूप्रिंट तैयार कर रहे हैं, नक्शा तैयार कर रहे हैं। तो इतना बना लेने से इस तरह का बॉक्स बनेगा नहीं मेमोरी में कहीं, ठीक है ना? जब अब इसका वेरिएबल बनाएँगे तब बनेगा। तो हम बोल सकते हैं कि अभी ये जो बना रहे हैं हम लोग, ये एक डाटा टाइप का खाका तैयार कर रहे हैं, कि मेरा डाटा टाइप किस तरह से वैल्यू को स्टोर करेगा। मतलब मेरा डाटा टाइप द्वारा बनाया गया वेरिएबल भविष्य में किस तरह का वैल्यू स्टोर करेगा। तो उसके लिए हम यहाँ पे स्ट्रक्चर का यूज़ करके एक खाका तैयार कर रहे हैं किसका? नए डाटा टाइप का, ठीक है? तो आपको क्या लिखना है? बुक, ये हो गया स्ट्रक्चर का नाम और इसमें आप प्लान कर रहे हैं कि क्या-क्या स्टोर करना है, तो जो-जो चीज़ स्टोर करना है, वो चीज़ अंदर डिफाइन कर दीजिए, मतलब अंदर डिक्लेयर कर दीजिए। जैसे कि हम लोग एक घर का नक्शा बनवाते हैं, तो जब ब्लूप्रिंट उसका तैयार होता है, मतलब जब इंजीनियर उसका नक्शा बनाता है, तो हम लोग वहीं पे डिफाइन करते हैं, पेपर पे ही कि यहाँ पे बेडरूम होना चाहिए, यहाँ पे बाथरूम होना चाहिए, यहाँ पे हॉल होना चाहिए, इस यहाँ पे गैरेज होना चाहिए। कुछ इस तरह से हम लोग यहीं पे डिक्लेयर करते हैं ना, मतलब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं नक्शा में। फिर इस नक्शा को ले जाकर कहीं ज़मीन पे थोड़ा-सा 1 महीना 2 महीना टाइम लगता है तब बिल्डिंग खड़ा करते हैं। क्या? यहाँ पे नक्शा बनाते हैं बिल्डिंग थोड़ी खड़ा हो जाता है, नहीं होता है। तो इसी तरह से अभी हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, जस्ट लाइक नक्शा बना रहे हैं, जस्ट लाइक ब्लूप्रिंट तैयार कर रहे हैं। किसका? जो कल होके वेरिएबल बनेगा इस तरह का बॉक्स उसका। ठीक है? तो ये अभी हमने क्या किया, ये एक स्ट्रक्चर को डिफाइन किया। अब इस स्ट्रक्चर को मतलब ये इस स्ट्रक्चर से एक क्या बना, नया डाटा टाइप बन गया। अब इस नया डाटा टाइप का वेरिएबल बनाइएगा तभी ना इस्तेमाल में आएगा। तो उसके लिए आपको स्ट्रक्चर वेरिएबल बनाना होगा। तो स्ट्रक्चर वेरिएबल कैसे बनाते हैं, इस चीज़ को थोड़ा-सा देखिए। तो यहाँ पे लिखा है व्हेन वी डिक्लेयर वेरिएबल इट टेक्स स्पेस इन मेमोरी। जैसे कि आप वेरिएबल बना लीजिएगा तो वो मेमोरी में स्पेस ले लेगा। तो सबसे पहले थोड़ा सा यहाँ पे सोचिए, यहाँ पे कैर नेम है इसका मतलब 1 बाइट, यहाँ पे फ्लोट प्राइस है इसका मतलब 4 बाइट, यहाँ पे इंट पेजेस है इसका मतलब 2 बाइट। तो ये कहीं ना कहीं 7 बाइट स्पेस लेगा। कौन लेगा? जब इसके द्वारा कोई वेरिएबल भविष्य में बनाया जाएगा तो एक वेरिएबल 7 बाइट स्पेस लेगा। ठीक है, चलिए। तो यहाँ पे देखिए सिंटेक्स क्या कर रहा है, कैसे हमको वेरिएबल बनाना होगा। तो स्ट्रक्ट लिखना जरूरी है, स्ट्रक्चर का नाम भी लिखना जरूरी है, फिर स्पेस देके वेरिएबल का नाम लिखिएगा तब जाके वेरिएबल बनेगा। तो देखिए यहाँ पे स्ट्रक्ट बुक B1, तो B1 लिखे तो ये B1 हो गया
स्ट्रक्चर वेरिएबल, मतलब B1 हो गया ये B1, ये स्ट्रक्चर वेरिएबल बना और ये मेमोरी में कितना बाइट जगह लेगा, 7 बाइट। क्यों? क्योंकि इसके अंदर 3 गो ब्लॉक तैयार हो जाएगा ऑटोमेटिकली। क्यों तैयार हो जाएगा? क्योंकि ये नया डाटा टाइप की तरह काम कर रहा है। जैसे कि हम लिखते हैं इंट ए, इतना लिखने से एक ए नाम का वेरिएबल तैयार हो जाता है ना, तो इंट डाटा टाइप हो गया, ए वेरिएबल का नाम। तो इतना के बराबर ये लाइन हो गया, ठीक है, और ये हो गया वेरिएबल का नाम। तो ये 2 बाइट जगह लेता है। क्यों? क्योंकि ये ऑलरेडी तय किया गया है सी में और हमने यहाँ पे नया बनाया, ठीक है, तो ये कितना बाइट लेगा, 7 बाइट लेगा। तो यहाँ पे जो B1 तैयार किए ये 7 बाइट लेगा। तो इसके अंदर वाला का नाम क्या रहेगा, नेम, और इसका नाम रहेगा प्राइस, और इसका नाम रहेगा पेजेस, ठीक है। तो ये वेरिएबल ऑटोमेटिकली बन जाएगा। अगर यहाँ पे कोई दूसरा वेरिएबल बनाते हैं B2, तो ठीक इसी तरह का एक और बगल में बन जाएगा। ओके, चलिए चलिए अब देखते हैं कि इसमें इनिशियलाइज करना होगा। तो अब स्ट्रक्चर वेरिएबल में डाटा इनिशियलाइज करना होगा। तो डाटा इनिशियलाइज करना हो तो इस तरह से स्ट्रक्चर वेरिएबल जैसे आप बनाइएगा उसी समय इक्वल टू लगाकर डाटा भी डाल दीजिएगा। देखिए डाटा कैसे डाला जा रहा है। आपको पता है कि इस बुक नाम का जो भी नया डाटा टाइप है, इसका जो भी B1 वेरिएबल तैयार हो रहा है, इसके पास 3 डाटा रखने की क्षमता है। तो लगे हाथ तो डाटा भी उसी तरह से दे दिए हैं सीक्वेंस में। जैसे कि पहले कैरेक्टर टाइप एक डाटा स्टोर करने वाला है, तो कैरेक्टर टाइप डाटा दिए, फिर दूसरा डाटा उसको फ्लोट टाइप दिए, तीसरा डाटा इंटीजर टाइप दिए। तो इसमें C स्टोर होगा, इसमें 250 स्टोर होगा, 250.5 स्टोर होगा, 50, ठीक है, और इसमें 350 स्टोर होगा। अब इसमें डाटा भी स्टोर होगा वेरिएबल में, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, ये वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है। तो यहाँ पे हमने क्या सीखा, स्ट्रक्चर का डिफिनेशन, कैसे स्ट्रक्चर डिफाइन करते हैं, कैसे स्ट्रक्चर वेरिएबल बनाते हैं, और कैसे स्ट्रक्चर वेरिएबल में इनिशियलाइज करते हैं डाटा, ठीक है। अब आगे देखेंगे कैसे स्ट्रक्चर वेरिएबल को एक्सेस करते हैं और एक प्रोग्राम भी बनाकर देखेंगे, ठीक है। चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।